एक ऑफिस में सिया और टिया काम करते थे। एक दिन सिया ने पूछा, टिया तुम्हें कितना इंक्रीमेंट मिला? नहीं यार, इस बार भी नहीं मिला। इतनी मेहनत के बाद भी कुछ फायदा नहीं। अच्छा सिया, तुम्हें कितना इंक्रीमेंट मिला? मुझे 10% इंक्रीज मिला। तेरा लक तो बड़ा अच्छा है। एक बार 4 दोस्त थे, वो आपस में बात कर रहे थे। पहले ने पूछा, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा? दूसरे ने कहा, हाँ भाई हाँ। तो तीसरे ने कहा, कोहली ने क्या बैटिंग की है, मजा आ गया। तो चौथे ने कहा, अच्छा तुम्हें पता है मैं और कोहली कभी एक साथ खेलते थे? अब वह कहाँ और मैं, सब लक की बात है और कुछ नहीं। यदि आपकी मेहनत भी रिजल्ट में भाग्य पे आके रुक जाती है तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप उन लोगों में से हैं जिन्हें मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती तो यह वीडियो आपके लिए है। हम आपको अश्विन सांघी की पुस्तक 13 स्टेप्स टू ब्लडी गुड लक से बताएंगे कि कैसे आप अपने गुड लक को बना सकते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल साहित्य दर्शन में। समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं भाग्यशाली होने की यात्रा। लेखक की प्रथम पुस्तक द रूजेबल लाइन के लिए प्रकाशक नहीं मिल रहे थे। उन्हीं दिनों लेखक के पिता के मित्र ने रात्रि भोजन के समय बताया कि सफलता के लिए 99% गुड लक चाहिए। लेखक के पूछने पर कि बचा हुआ 1% टैलेंट है या कड़ी मेहनत, उन्होंने उत्तर दिया 1% ब्लडी गुड लक है। अपने ब्लडी गुड लक को सुधारने से पहले हम लेखक की बताई कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। पहला है भाग्य और अवसर, यानी कि लक और अपॉर्चुनिटी। हम अपने जीवन में आने वाले अवसरों को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं या प्रतिक्रिया देते हैं, उससे प्राप्त परिणाम पर ही हमारा अच्छा और बुरा भाग्य निर्भर होता है। लेखक ने अच्छे और बुरे भाग्य को समझाते हुए बताया कि एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग पर जाने से पहले आपकी फ्लाइट का छूट जाना आपका बुरा लक है, लेकिन उसी फ्लाइट का क्रैश हो जाना आपका अच्छा लक है। सेकंड है 3 आवर्स। लेखक 3 आवर्स के बारे में बताते हैं, जिसमें पहला है रेज, कैसे हम हमें मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज को रेज करते हैं या देखते हैं। फिर है रिकॉग्नाइज, हम हमें मिलने वाले अवसरों को कैसे बेहतर पहचान सकते हैं। थर्ड आर है रेस्पॉन्ड, हम कैसे अच्छी तरह से अपने अवसरों को रिस्पॉन्ड करते हैं या प्रतिक्रिया देते हैं। अब प्रश्न यह है कि हम अपने अवसरों को कैसे देखते हैं, पहचानते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। लेखक इसे कहानी से स्पष्ट करते हैं। एक बहुत ही लाभदायक जेवरों के चेन स्टोर के मालिक बर्नेट हेल्सबर्ग जूनियर अपनी बढ़ती आयु के कारण अपने स्टोर को बेचना चाहते थे। वो एक निवेशक की तलाश में थे। एक दिन प्लाजा होटल के सामने उन्होंने किसी और को मिस्टर बफेट पुकारते हुए सुना। वो मिस्टर बफेट को पहचानते नहीं थे, लेकिन उनके नाम से परिचित थे। मिस्टर हेल्सबर्ग ने अवसर का फायदा उठाया, यानी अपॉर्चुनिटी को देखा और मिस्टर बफेट से मिले। मिस्टर हेल्सबर्ग मिस्टर बफेट के वैल्यूएशन तरीके को जानते थे, यानी वो अपने आने वाले अवसर को पहचानते थे। कुछ समय बाद मिस्टर बफेट ने मिस्टर हेल्सबर्ग की स्टोर चेन खरीद ली, यानी मिस्टर हेल्सबर्ग के अवसर को प्रतिक्रिया मिली। थर्ड है एटीट्यूड और अप्रोच। एटीट्यूड नजरिया, इसमें आते हैं हमारे सोचने का तरीका, हमसे दूसरों की होने वाली बातें, हमारे अनुभव, किसी वस्तु या किसी के बारे में हमारी भावनाएं, हमारी पुरानी सफलता और हार। एटीट्यूड को समझाने के लिए लेखक एक कहानी बताते हैं। एक गांव में ग्राम पंचायत ने जिंदा सियार पकड़ के लाने वाले को 1000 रुपए देने की घोषणा की। 2 दोस्त नीलेश और सुरेश कई दिन और रात कोशिश करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक रात वो जंगल में थककर सो गए। कुछ आवाज सुनकर उनकी आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को 12 सियारों से घिरा पाया। नीलेश डर गया और उसने सोचा आज नहीं बचेंगे, लेकिन सुरेश ने सोचा आज 12,000 मिलेंगे। अप्रोच,
इसके अंतर्गत आता है हमारी किसी भी परिस्थिति को, चुनौती को काम करने का तरीका, और किसी भी काम को करने का दृष्टिकोण निर्भर होता है हमारी पढ़ाई पर, हमारी काम करने के अनुभव पर, हमारे प्रशिक्षण पर और हमारे निपुणता पर। लेखक ने दृष्टिकोण को समझाने के लिए भी कहानी सुनाई। दो दोस्त तरुण और करुण मंदिर गए। वो सोचने लगे कि मंदिर में धूम्रपान कर सकते हैं या नहीं। करुण ने पुजारी से पूछा, क्या मैं पूजा करते हुए धूम्रपान कर सकता हूँ? पुजारी जी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि भगवान जी का अपमान होगा। अब तरुण मंदिर के अंदर गया। उसने सिगरेट जलाई और पुजारी जी से पूछा कि क्या मैं धूम्रपान करते हुए पूजा कर सकता हूँ? पुजारी जी ने यह कहते हुए सहमति दे दी कि प्रार्थना के किसी भी अवसर का लाभ उठाओ। लेखक भाग्यशाली बनने के 13 स्टेप्स बताते हैं, जिन्हें उन्होंने बहुत भाग्यशाली लोगों के अध्ययन के बाद तैयार किया। पहला है नेटवर्क। लेखक के अनुसार हमारा परिवार, हमारे स्कूल के दोस्त, हमारे फ्रेंड, हमारे साथ काम करने वाले सभी हमारा नेटवर्क हैं। हमें हमारे नेटवर्क को मजबूत करना चाहिए और अपने नेटवर्क का विकास भी करना चाहिए। AR रहमान को उनकी पहली फिल्म रोजा भी नेटवर्क के कारण ही मिली थी। उनके लियो कॉफी विज्ञापन के प्रोड्यूसर, जिनके लिए रहमान ने धुन बनाई थी, उनके यहाँ पार्टी थी और उसी पार्टी में वो मणि रत्नम जी से मिले और बाद में उन्हें रोजा फिल्म मिली। नेटवर्क स्टेप के लिए अपनी दृष्टिकोण को चेंज करना चाहिए। इससे हमें अपने अवसर को देखने में और प्रतिक्रिया करने में, यानी कि रेज में और रिस्पॉन्ड में सहायता मिलेगी। दूसरा स्टेप है इंट्यूशन। मनुष्य के पास देखना, सूंघना, सुनना, स्वाद, स्पर्श 5 इंद्रियां होती हैं। एक छठी इंद्री भी होती है जिसे इंट्यूशन कहते हैं। इंट्यूशन हमें यह बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। वह यह भी बताता है कि क्या करना हमारे लिए अच्छा होगा। इंट्यूशन का उत्तर हमेशा धीरे धीरे ही आता है, लेकिन प्रश्न यह है कि हम अपनी इंट्यूशन को कैसे विकसित करें। आरंभ में इंट्यूशन को सुनकर छोटे छोटे और बाद में बड़े निर्णय लेने चाहिए। RP गोयनका जी, जिन्होंने 8 साल के अंदर भारत की 9 बेहतरीन कंपनियों को अधिग्रहित कर लिया था, उनका कहना था कि मेरी गट फीलिंग ही मेरी पथ प्रदर्शक है। इंट्यूशन के लिए अपने एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए। इससे हमें अपने अवसर को देखने, पहचानने और प्रतिक्रिया करने में सहायता मिलेगी। थर्ड स्टेप है एक्सपेरिमेंट, यानी प्रयोग। भाग्यशाली लोग भाग्यशाली इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमेशा ही नए अवसरों का प्रयोग करते हैं। अपने कंफर्ट जोन यानी कि सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलकर नए नए प्रयोग करते हैं। जैसे चेतन भगत आज भारत के सबसे सफल उपन्यासकारों में से एक हैं, जबकि वह IIT और IIM स्नातक हैं। एक्सपेरिमेंट स्टेप के लिए अपने नजरिए को चेंज करना चाहिए। इससे हमें अपने अवसर को देखने में सहायता मिलेगी। फोर्थ स्टेप है जोखिम यानी रिस्क। भाग्यशाली लोग यह जानते हैं कि किसी भी जोखिम को लेने से या तो वह जोखिम लाभ देगा या हानि की स्थिति में वो अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं। यह उनकी हानि को समय रहते कम कर देता है। इस तरह वो एक नकारात्मक चक्र में जाने से बच जाते हैं। सेठ गोडिन ने अपनी पुस्तक द डिप, अ लिटिल बुक दैट टीचेस यू व्हेन टू क्विट एंड व्हेन टू स्टिक में बताया कि विजेता ही क्विट करते हैं और वो क्विट करने वाले ही जीतते हैं। गोडिन के अनुसार हमारे सामने 2 स्थितियां हो सकती हैं। पहली डिप, यानी कोशिश करते रहने से समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरा कर्ल डे सैक, ये डेड एंड के लिए फ्रेंच टर्म है, यानी परिस्थिति कभी नहीं सुधरेगी चाहे कितनी मेहनत कर लो। भाग्यशाली लोग दोनों में अंतर करना जानते हैं। लकी लोग जल्दी क्विट करते हैं, अक्सर क्विट करते हैं और वो भी बिना अपराध बोध के। और जब वो डिप में होते हैं तो जी जान लगाकर सफल होते हैं। जैसे टाटा मोटर्स ने पहले सिंगूर पश्चिम बंगाल में प्रोजेक्ट लगाया, लेकिन स्थानीय और राजनीतिक विरोध के कारण परिस्थितियां कर्ल डे सैक में पहुंच गईं। उन्होंने क्विट किया और प्रोजेक्ट गुजरात में लगाया और सफल रहे। रिस्क
स्टेप के लिए अपने एटीट्यूड और अपने अप्रोच को चेंज करना चाहिए। इससे हमें अपने अवसर को पहचानने में और प्रतिक्रिया करने में सहायता मिलेगी। फिफ्थ है पॉजिटिविटी, यानी कि सकारात्मकता। सकारात्मक लोगों को नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए और सकारात्मकता में निरंतरता बहुत आवश्यक है। थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मुझे 10,000 तरीकों का पता है जो काम नहीं करते। निरंतरता भाग्य को आकर्षित करने का एक मुख्य कारक है। थॉमस एल्वा एडिसन के अनुसार सफल होने का सबसे अच्छा तरीका है एक और बार प्रयास करना। अमिताभ बच्चन का उदाहरण देते हुए लेखक लिखते हैं कि अपने पूरे करियर में उतार चढ़ाव देखने के बाद आज वो हिंदी फिल्म उद्योग के सबसे सफल कलाकार हैं। लेखक बताते हैं कि जापान के लोग एक गुड लक टोटम दारुमा डॉल में बहुत विश्वास करते हैं। जब संत दारुमा बहुत लंबे समय तक ध्यान में बैठे रहे तब उनके लिम्ब खत्म हो गए। इसलिए दारुमा डॉल अंडे के आकार की होती है और उसका निचला हिस्सा भारी होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप डॉल को कितनी भी बार जोर से मारे वह फिर से खड़ी हो जाती है। और सकारात्मकता स्टेप के लिए अपने एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए। इससे अपने अवसर को रेज और रिस्पॉन्ड करने में, देखने में और प्रतिक्रिया करने में सहायता मिलती है। भाग्यशाली लोग यह जानते हैं कि शांत रहने से ही सजगता आती है और सजगता ही हमारे अवसरों को बढ़ाती है। लेखक ने बताया कि इगतपुरी नासिक के पास है कि इगतपुरी के विपासना ध्यान केंद्र में उन्हें जंगली हाथी को नियंत्रित करने की कहानी से यह सिखाया गया कि मानव का दिमाग एक जंगली हाथी है, सचेतनता रस्सी है जिसे हाथी बंधा होता है और ध्यान वह खूंटा है जिससे रस्सी बंधी होती है। ध्यान और सचेतनता हमारे मस्तिष्क को नियंत्रित करते हैं, ठीक वैसे जैसे रस्सी और खूंटा हाथी को नियंत्रित करते हैं। भाग्यशाली लोगों का अपने दिमाग को नियंत्रित करने का अपना ही तरीका होता है, इसलिए वो अपनी समस्याओं को नियंत्रित करने में ज्यादा योग्य होते हैं। लेखक ने जीवन की परिस्थितियों का सामना करते हुए तटस्थ रहने या लगभग ध्यान की अवस्था में रहने का लाभ बताने के लिए कहानी सुनाई। चीन में एक किसान के पास एक घोड़ा था। वह उसका इस्तेमाल खेत पर जाने के लिए करता था। एक दिन वह घोड़ा जंगल में भाग गया। पड़ोसियों की सहानुभूति के उत्तर में उसने कहा कि बुरा भाग्य या अच्छा भाग्य कौन जानता है। फिर एक दिन वो घोड़ा अपने साथ बहुत सारे घोड़े लेकर आ गया। उसने फिर कहा कि बुरा भाग्य या अच्छा भाग्य कौन जानता है। एक दिन उस किसान का बेटा उनमें से एक घोड़े को पालतू बनाने की कोशिश कर रहा था, तो वह घोड़े से गिर गया और उसकी एक टांग टूट गई। किसान ने फिर कहा कि बुरा भाग्य या अच्छा भाग्य कौन जानता है। कुछ सप्ताह बाद सेना उस गांव में आई और योग्य शरीर वाले युवा लड़कों को भर्ती करने लगी। किसान के बेटे को उसकी टूटी टांग के कारण भर्ती नहीं किया। अब क्या कहेंगे कि बुरा भाग्य या अच्छा भाग्य कौन जानता है। कभी कभी भाग्य हमारे बुरे अनुभव से भी आता है। लेखक इसे समझाने के लिए सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देते हैं। सचिन अपने स्कूल समय के बाद अपने क्रिकेट के प्रशिक्षण के लिए जाया करते थे। एक दिन वो प्रशिक्षण के लिए ना जाकर अपने स्कूल की टीम के उत्साहवर्धन के लिए पहुंच गए। वहां उनके कोच आचरेकर सर भी उपस्थित थे। सचिन से प्रशिक्षण के लिए ना जाने की बात सुनकर उन्होंने सचिन को एक थप्पड़ मारा और उनसे कहा कि ऐसा खेल खेलो लोग तुम्हारे लिए ताली बजाएं। इसके बाद कभी सचिन ने अपने प्रशिक्षण को नहीं छोड़ा। हमारा अच्छा भाग्य हमारे आसपास ही छुपा हुआ होता है, लेकिन हमारे सजग नहीं होने के कारण हम अपने अवसर को पहचान नहीं पाते हैं। हम अपने अवसर को तभी पहचानते हैं जब वो हमसे मिस हो जाता है। सफल होने के लिए हमें अपने अवसरों के प्रति सजग रहना चाहिए। जैसे एक सफल कॉन्फेक्शनर डैनियल पीटर अपनी चॉकलेट को मलाईदार और चिकनी बनाना चाहते थे, लेकिन दूध से पानी अलग करना वो नहीं जानते थे। उन्हें यह पता था कि उनके पड़ोसी और दोस्त
हेनरी नेस्ले के पास एक फॉर्मूला है जिसे वह उन बच्चों के लिए प्रयोग करते हैं जो माँ का दूध नहीं पीते हैं। पीटर और नेस्ले ने अपने उत्पादों को मिलाकर मिल्क चॉकलेट बनाई। इस तरह पीटर की सजगता से मशहूर मिल्क चॉकलेट का जन्म हुआ। सजगता के लिए अपनी अप्रोच को चेंज करना चाहिए। इससे हमें अपने अवसर को पहचानने में और प्रतिक्रिया देने में सहायता मिलेगी। 7वां स्टेप है सिचुएशन या स्थिति। भाग्यशाली लोग हमेशा अपनी सबसे खराब स्थिति से अपना भाग्य बनाते हैं। लेखक अटल बिहारी वाजपेयी जी का उदाहरण देते हैं। जब उनकी सरकार 1996 में 13 दिन और 1998 में 3 महीने ही चल सकी थी, तब अटल जी ने अन्य पार्टियों से गठबंधन की महत्ता को समझा और 1999 में जब उनकी सरकार अन्य सहयोगी पार्टियों की सहायता से बनी, तब उन्होंने पूरे 5 वर्ष तक सरकार चलाई। लेखक हमारे आज के प्रधानमंत्री मोदी जी का भी उल्लेख करते हैं और बताते हैं कि कैसे उन्हें विपक्ष के द्वारा चाय वाला कहकर अपमानित किया गया, लेकिन उन्होंने इसे चाय पर चर्चा नाम से लोगों से जुड़ने के लिए इस्तेमाल किया। दलाई लामा फैक्टर को समझाते हुए लेखक लिखते हैं कि एक बार दलाई लामा ने कहा कि कभी कभी हम जो चाहते हैं वो न मिलना भी हमारे लिए भाग्य लाता है। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने लिखा कि अबुल पाकिर को वैमानिक अभियांत्रिकी में दक्षता प्राप्त थी। वो एक पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उनका चुनाव एयरफोर्स के लिए नहीं हुआ। तब उन्होंने TDDP यानी था कि डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन में नौकरी कर ली। अबुल पाकिर ही बाद में श्री अब्दुल कलाम के नाम से जाने गए। वे भारत के मिसाइल मैन के नाम से विख्यात हुए और देश के 11वें राष्ट्रपति बने। सिचुएशन स्टेप के लिए अपने एटीट्यूड और अप्रोच को चेंज करना चाहिए। इससे अपने अवसर को देखने में, पहचानने में और प्रतिक्रिया करने में सहायता मिलेगी। 8वां है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। जब हम अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तभी हमें नए अवसर प्राप्त होते हैं और हम में आत्मविश्वास आता है। अधिकतर डर या शर्मीलापन ही हमें अपने क्षणों का आनंद लेने से रोकता है। लेखक डर को मोंटे कार्लो फैलेसी से समझाते हैं। इसके अनुसार जब हमारा भाग्य बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, तो हम ये विश्वास कर लेते हैं कि हमारा अगले काम में बुरा भाग्य ही साथ देगा या इसके विपरीत क्रम में भी। वास्तव में मोंटे कार्लो फैलेसी अस्वाभाविक व्यवहार को हम पर ला देती है। लेखक शाहरुख खान का उदाहरण देते हैं। उन्होंने अपने डर को जीता और मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई को छोड़कर उन्होंने फिल्मों में काम करना चुना। अच्छी बातचीत करने की कला अपने डर पर विजय पाने और आत्मविश्वास बढ़ाने से आती है। अच्छी बातचीत करने की कला हमारे लिए अवसरों पर रिस्पॉन्ड करने में ही सहायता नहीं करती है, बल्कि हमारे लिए नए अवसरों को भी खोलती है। इसके लिए अपने एटीट्यूड और अप्रोच को चेंज करना चाहिए। इससे अपने अवसर को रेज और रिस्पॉन्ड करने में सहायता मिलेगी। 9th स्टेप है सूचना, इंफॉर्मेशन। अपने आसपास की घटनाओं के प्रति अवगत रहना, जानकार लोगों को सुनना, समाचार सुनना, किताबें पढ़ना, ये सभी अवसरों के आने के कारण हैं। लेखक हसमुख भाई पारिक के उदाहरण से समझाते हैं कि उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद अपनी सूचना जो उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई के दौरान एकत्र की थी, उसे इस्तेमाल किया और 40 वर्ष बाद HDFC यानी हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की। उन्होंने लंदन में देखा था कि लोग ऋण लेकर मकान खरीदते हैं। वह यह सुविधा भारत में भी देना चाहते थे। यह स्पष्ट है कि भाग्यशाली लोग घटनाओं पर ध्यान देते हैं, उन पर विचार करते हैं और अपने भाग्य को चमकाते हैं। इसके लिए अपने अप्रोच को चेंज करना चाहिए। इससे हमें अपने अवसर को देखने में, पहचानने में और प्रतिक्रिया देने में सहायता मिले। 10वां पॉइंट है अच्छाई, गुडनेस। सभी भाग्यशाली लोग बहुत अच्छे और बहुत विनम्र होते हैं। लेखक मिस्टर JRD टाटा से उनके पिता के ऑफिस में हुई मुलाकात को याद करते हुए लिखते हैं, जब मिस्टर टाटा जी ऑफिस में आए तो सभी ऑफिस वाले उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे और उनका ऑटोग्राफ लेना चाहते थे। मिस्टर टाटा ने सभी के साथ फोटो खिंचवाया और बात भी की। अब विज्ञान के द्वारा भी ये सिद्ध हो चुका है कि अच्छे होने के कारण
हमारा खुश रहने वाला डोपामाइन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है और हम अधिक सकारात्मक हो जाते हैं, इसलिए अपने नए अवसरों को देख पाते हैं। हमारी अच्छाई की सूची में हमारे छोटे छोटे काम जैसे बर्थडे याद रखना, दोबारा फोन करना, धन्यवाद कहना आदि आते हैं। एक अमेरिकन कवयित्री माया एंग्लियो के अनुसार लोग यह भूल जाएंगे हमने क्या कहा, लोग यह भी भूल जाएंगे कि हमने क्या किया, लेकिन वो यह कभी नहीं भूलेंगे कि हमने कैसा व्यवहार किया। अच्छाई आपके उन अवसरों को बढ़ाती है जो हमारे नेटवर्क में मिलते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें अपने अहम को नियंत्रित रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम स्वयं ही अपनी प्रशंसा से भरे हुए हैं तो हम किसी की सलाह को सुन ही नहीं पाएंगे और अवसर हाथ से निकल जाएगा। इसके लिए अपने एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए। इससे अपने अवसर को रेज और रिस्पॉन्ड करने में सहायता मिलेगी। 11वां पॉइंट है शौक, यानी कि पैशन। यदि किसी को उसके शौक से अवसर प्राप्त हो तो उसकी आय भी बढ़ जाती है। किसी भी व्यक्ति की अपने शौक में सफल होने की इच्छा किसी और काम में सफल होने से ज्यादा होती है। लेखक सुकरात के एक उदाहरण से समझाते हैं कि सुकरात के पास एक युवा ज्ञान की तलाश में आया। सुकरात उसे तालाब पर ले गए और उसका मुंह तालाब में डाल दिया और उसे ऊपर नहीं आने दिया। जब युवा को सुकरात ने उसका मुंह बाहर निकालने दिया तो सुकरात ने उससे पूछा कि जब तुम्हारा मुंह पानी के अंदर था तो तुम्हें किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी? उसने जवाब दिया, हवा की। सुकरात ने उत्तर दिया, जब तुम्हारी ज्ञान की इच्छा सांस लेने जितनी प्रबल होगी तब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। यदि कोई किसी काम के लिए पैशनेट है तो वे उसे पूरा करने के लिए कुछ भी करेगा। पैशन स्टेप के लिए अपने एटीट्यूड और अप्रोच को चेंज करना चाहिए। इससे अपने अवसर को पहचानने में और प्रतिक्रिया करने में सहायता मिलेगी। 12वां स्टेप है अनलर्न, भुला देना। भाग्यशाली लोग अपने पुराने एटीट्यूड को, पुरानी अप्रोच को भूलकर नए सीखते हैं। हमें कॉस्मिक से सीखने के लिए भी अपने आप को खाली करना पड़ता है। वो नकारात्मक व्यवहारिक पैटर्न जो बुरे मनोभाव को बनाता है उसे छोड़ना ही अनलर्निंग है। बुरे एटीट्यूड से प्रभावित लोग अपने भूतकाल की घटनाओं से प्रभावित रहते हैं और वो अपने नए अवसरों को खो देते हैं। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए भूतकाल की घटनाओं को भूल जाना चाहिए और फिर नया ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए अपने एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए। इससे अपने नए अवसर को देखने में, पहचानने में और प्रतिक्रिया करने में सहायता मिलेगी। 13 स्टेप है लेवरेज। भाग्यशाली लोग अपनी तैयारी, योजना और संभावनाओं से फायदा लेते हैं। रोमन फिलोसोफर सेनेका के अनुसार जब तैयारी अवसरों के अनुरूप होती है तब भाग्य प्राप्त होता है। यदि आपने तैयारी बहुत अच्छे से की है तो आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। भाग्यशाली होने के लिए आपका अपने काम के लिए योजना बनाना बहुत जरूरी है। योजना के महत्व को समझाने के लिए लेखक एक कहानी सुनाते हैं। एक तालाब में 3 मछलियां रहती थीं। उनके नाम थे प्लान अहेड, थिंक फास्ट, वेट एंड सी। एक दिन उन्होंने एक मछुआरे को यह कहते सुना कि वह कल तालाब में जाल डालेगा। प्लान अहेड ने कहा वह रात में नीचे तालाब में चली जाएगी। थिंक फास्ट ने कहा वह कुछ योजना बना लेगी। वेट एंड सी ने कहा वह अभी सोच नहीं सकती, बहुत थकी हुई है। अगले दिन मछुआरे ने जाल डाला। प्लान अहेड तो पहले ही तालाब में नीचे चली गई थी। थिंक फास्ट और वेट एंड सी जाल में आ गई। थिंक फास्ट ने ऐसे दिखाया कि वो मर गई है। उसे मछुआरे ने तालाब में फेंक दिया। वेट एंड सी को मछुआरे ने बाजार में बेच दिया। अपने अवसरों का लाभ लेने के लिए हमें अपने कामों की सूची बनाना और अपने कामों को वरीयता देना आना चाहिए। इसे समझाने के लिए लेखक बताते हैं कि घनश्याम दास बिरला जी के पास हमेशा अपने कामों की एक सूची होती थी जिसे वह उसी दिन पूरा करते थे। उनके चमड़े के बैग में उनके पत्र और अन्य कागज होते थे जिन्हें वह उसी दिन उत्तर देते थे। भाग्यशाली लोग तैयारी, योजना बनाने के अलावा अपनी संभावनाओं से भी लाभ उठाते हैं। सुनील भारती मित्तल ने ताइवान से पुश बटन फोन को आयात करके नई संभावना का लाभ उठाया। उन्होंने साइमंस एजी से संधि करके इलेक्ट्रॉनिक पुश बटन बनाने शुरू किए। 1990 में उन्होंने फैक्स मशीन
और कॉर्डलेस फ़ोन भी बनाने शुरू किए। इसके लिए अपनी अप्रोच को चेंज करना चाहिए। इससे अपने अवसर को देखने में, पहचानने में और प्रतिक्रिया करने में सहायता मिलेगी। इन 13 स्टेप्स को याद रखने के लिए लेखक कॉजिंग रिपल को याद रखने की सलाह देते हैं, जहां C फॉर कॉन्फिडेंस, A फॉर अलर्टनेस, U फॉर अनलर्न, S फॉर सिचुएशन, I फॉर इंट्यूशन, N फॉर नेटवर्क, G फॉर गुडनेस, R फॉर रिस्क, I फॉर इंफॉर्मेशन, P फॉर पैशन, P फॉर पॉजिटिविटी, L फॉर लेवरेज एंड E फॉर एक्सपेरिमेंट। लेखक IQ, EQ और LQ के बारे में भी समझाते हैं। मानव बुद्धि का मापक IQ है। IQ को एक टेस्ट के द्वारा प्राप्त किया जाता है और IQ को मेंटल आयु को उसकी वर्तमान आयु से भाग देकर और फिर भागफल को 100 से गुणा करके प्राप्त करते हैं। IQ का हमारे जीवन की बहुत गंभीर परिस्थितियों जैसे लोगों का संचालन करना, रिश्तों को संभालना आदि में कोई खास योगदान नहीं है। इसलिए एक और नई अवधारणा इमोशनल क्वोशंट को समझाया गया। इमोशनल क्वोशंट के 5 मुख्य चालक हैं: आत्म जागरूकता, आत्मनियमन, प्रेरणा, सहानुभूति और सामाजिक कौशल। इमोशनल क्वोशंट में आप अपने खराब कौशल को बढ़िया करके बढ़ा सकते हैं। अब प्रबंधन विशेषज्ञ यह मानते हैं कि जो अपने अधिक IQ और अधिक EQ को मिला देते हैं वो ही सफल होते हैं। लेकिन कभी कभी यह भी होता है कि कम IQ और कम EQ वाले लोग अधिक IQ और अधिक EQ वाले लोगों से ज़्यादा सफल होते हैं। लेखक इसे लक क्वोशंट के नए वेरिएबल से समझाते हैं। उनके अनुसार आपका लक आपके अवसरों को देखने, पहचानने और उन्हें प्रतिक्रिया देने की योग्यता पर निर्भर करता है। LQ को मापने के लिए लेखक प्रश्नों की एक सूची देते हैं, जैसे क्या मैं अपने बारे में आत्मविश्वासी हूँ, क्या मैं लोगों से ढंग से बात कर पाता हूँ, क्या मैं तनाव के क्षणों में भी शांत रह पाता हूँ आदि। यदि आपका सूची वाले अधिकतर प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो आपका LQ बहुत अच्छा है। अधिक LQ आपके भाग्य आकर्षित करने की योग्यता को बताता है। लेकिन यदि आपका LQ कम है तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कमजोरियों पर काम करके अपना LQ बढ़ा सकते हैं। लेखक के अनुसार भाग्य IQ, EQ और LQ के मिलने से बनता है। पुस्तक के अंत में लेखक 14वें स्टेप को बताते हैं कि भाग्यशाली लोग वो हैं जो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। वास्तव में भाग्यशाली लोग अपनी प्रशंसा और आशीर्वादों को समझ पाते हैं। भाग्यशाली होने की यह अनुभूति ही ब्लडी गुड लक की तरफ एक कदम है। यदि आप अपने ऑफिस में बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं लेकिन आपके पास आपको प्यार करने वाला एक परिवार है, तो क्या आप भाग्यशाली नहीं हैं? लेखक पुस्तक के अंत में कहानी सुनाते हैं। एक बार एक अमेरिकन गुजरात आया। उसने खिलौनों की दुकान देखी। वो अपनी बेटियों के लिए हाथ से बनी गुड़िया खरीदना चाहता था। उसने दुकान के बाहर लटकी बेल बजाई। दुकानदार आया। दुकानदार से कस्टमर ने कहा, तुम्हारे पास दुकान होने का क्या फायदा है जब तुम कस्टमर के लिए उपलब्ध ही नहीं हो। दुकानदार ने कहा कि एक बड़ा छोटा सा गांव है और मैं रात में देर से सोया, फिर खेत पर काम किया, अपने बच्चों के साथ खेला, दोपहर में पत्नी के साथ आराम किया, शाम को दोस्तों के साथ बरगद के पेड़ के नीचे बैठा। यह दुकान मेरी दिनचर्या का एक छोटा हिस्सा है। अमेरिकन कस्टमर ने उसे बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत कुछ समझाया। दुकानदार ने पूछा, इससे क्या होगा? अमेरिकन ने कहा, तुम अपनी पसंद के गांव में रह सकोगे, बच्चों के साथ खेल सकोगे, अपनी पत्नी के साथ दोपहर में आराम कर सकोगे और दोस्तों के साथ बैठ सकोगे। दुकानदार ने जवाब दिया, मैं तो अभी भी यही कर रहा हूँ। इस कहानी का आशय यही है कि हमें हमेशा अपनी सुख देने वाली वस्तुओं और कार्यों को पहचानना चाहिए और अपने को भाग्यशाली समझना चाहिए। कुल मिलाकर 13 स्टेप्स टू ब्लडी गुड लक एक मोटिवेशनल गाइड है जो ये सिखाती है कि कैसे सही दृष्टिकोण व्यवहार से व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है और अपने जीवन में बेहतर परिणाम पा सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।